हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं। इस पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 5, पाठ का नाम है अनोखे राष्ट्रपति। अनोखे राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति कैसे निराले थे, ये टॉपिक इस पाठ का है। इस पाठ के मैंने 2 भाग बनाए हैं। आज देखेंगे अनोखे राष्ट्रपति भाग नंबर 1। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली साहित्यकार थी। महादेवी वर्मा की रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करती है। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की मीरा कहा जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। इस पाठ के अंदर महादेवी वर्मा हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जिंदगी की और उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनका जो सहज स्वभाव था, उसके बारे में यहाँ पर इस पाठ के अंदर महादेवी वर्मा ने बताया है। महादेवी वर्मा इस पाठ के अंदर ये बात को बता रही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महामहिम पद पर विराजमान होने के बाद भी कितनी सादा जिंदगी गुजारते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अनोखे राष्ट्रपति। अगर अभी तक आपने किताब न खोली हो तो सबसे पहले आप किताब खोल लें, किताब को सामने रखें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखें और जब मैं समझाता हूँ तो आप मेरी तरफ देखें। आइए शुरू करते हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। महादेवी वर्मा कह रही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेखिका ने पहली बार देखा था, और पहली बार देखा तो ऐसे वातावरण में देखा जो गद्यात्मक वातावरण था। अब गद्यात्मक वातावरण मतलब क्या? गद्यात्मक वातावरण, ऐसे वातावरण का अर्थ होता है माहौल। ऐसे माहौल को कहते हैं जहाँ पर लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसे कहते हैं गद्यात्मक वातावरण। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। लेखिका उस वक्त में प्रयाग में पढ़ रही थी। प्रयाग और उसका अर्थ होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। इलाहाबाद की जो विश्वविद्यालय है वो प्रयाग में है, इसीलिए कहा गया है कि मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। और शीतावकाश में, शीतावकाश, शीत अधिक अवकाश, शीत कहते हैं ठंडी को, अवकाश कहते हैं छुट्टी को। ठंडी की छुट्टियां मतलब कौन सी छुट्टियां? दिवाली की छुट्टियां। शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। भागलपुर महादेवी वर्मा का गांव है और भागलपुर ये बिहार स्टेट में आता है। भागलपुर, तो घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी। उनका भाई भी आ रहा था जो पटना के रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलने वाला था। अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। कुछ घंटे मैंने वहीं पर बिता दिए। किसके इंतजार में? अपने भाई के इंतजार में। किसने गुजारे? महादेवी वर्मा ने गुजारे। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे। स्टेशन की एक और
आप देखते हैं स्टेशन पर आप जाते हैं तो तीन पैरों वाली एक बेंच होती है लोहे की। उस बेंच के ऊपर एक सज्जन थे, सज्जन मतलब शरीफ आदमी। एक सज्जन, कुछ देहातियों की जैसी वेशभूषा थी उनकी, देहातियों के जैसे कपड़े थे, ऐसे कपड़े पहने हुए एक सज्जन विराजमान थे, मतलब बैठे हुए थे। एक सज्जन बैठे हुए थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। उनकी तरफ महादेवी वर्मा कहती है कि मेरी दृष्टि गई, कैसी गई? विहंगम, जैसी ऐसी गई और ऐसी वापस आ गई। पहली नज़र में कुछ ख्याल में आया ही नहीं, हमने किसको देखा और किसको नहीं देखा। उसे कहते हैं विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत, वास्तव में हकीकत में जब मैंने मेरे भाई से यह जाना कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, वही सज्जन जो देहातियों की वेशभूषा में स्टेशन के ऊपर 3 पैरों वाली बेंच पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग उनके आजू बाजू खड़े हुए हैं। कौन है वो? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुझे अभिवादन का ध्यान आया, मुझे ध्यान आया कि मैंने उनको अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। पहली बार जब लेखिका ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा और उनके दिमाग में उनकी जो आकृति, उनकी जो पिक्चर छपी, उनकी जो फोटो छपी, लेखिका कहती है कि आखिरी तक भी वो नहीं बदली, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही रह गई। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता। लेखिका कहती है कि सत्य में से, सच्चाई में से जो बात सच होती है, उसके अंदर हम अपनी तरफ से कोई बात ऐड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है कि सच जो होता है उसमें से ना कुछ हम कम कर सकते हैं और ना ही कुछ बढ़ा सकते हैं। तो सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं होता, संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। वैसे ही सच्चा जो व्यक्तित्व होता है, सच्चा जो किरदार होता है, उसमें से ना कुछ घटाया जा सकता है और ना ही कुछ उसमें हम जोड़ सकते हैं। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर लेखिका ने राजेंद्र बाबू का वर्णन किया है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, बाल कैसे हैं उनके? काले, छोटे और कटे हुए। चौड़ा मुख जो है उनका चौड़ा है। चौड़ा माथा, उनका जो माथा है वो भी चौड़ा है। घनी भ्रुकुटियां, मतलब उनकी जो ये भवें हैं, ये जो भवें हैं उनकी, वो कैसी है? घनी है। भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें और ये भवों के नीचे जो है वो बड़ी बड़ी आंखें हैं। मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, मुख के हिसाब से उनकी नाक जो है थोड़ी भारी है, थोड़ी बड़ी है। कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, उनकी जो ये ठुड्डी है, ये जो हिस्सा है हमारा, इसको ठुड्डी कहते हैं, ये थोड़ी चौड़ाई लिए। कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, कुछ मोटे मगर सुडौल है, खूबसूरत से होंठ है। श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, श्यामल कहते हैं श्याम रंग को, थोड़ा सांवला रंग जिसको है कहते हैं, तो सांवला श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण। उनका जो रंग है, शरीर का जो रंग है वो कैसा है? गेहुआ, लेकिन कैसा? सांवले जैसा गेहुआ। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओंठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओंठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। क्या करती थी? कैसी थी? उनकी जो मूछें थी, वो मूछें बड़ी बड़ी मूछें थी जो ऊपर के होंठ से लेके तो ये नीचे वाले होंठ तक भी आ जाती थी। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनका शरीर भी ऐसा था, जैसे ऐसा था जो हमारी नज़र को
पहली ही बार में आकर्षित कर लेता था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दूसरी को उलझा लेती थी, और उनकी जो वेशभूषा थी वो कैसी थी? ग्रामीणों की जैसी, देहातियों की जैसी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाई पैर की पिंडली। ऐसी धोती पहनी हुई थी, एक और फेटा देकर बांधी हुई, तो एक पैर उनका पूरा उस धोती के अंदर आ जाता था और दूसरा पैर की पिंडली थोड़ी सी खुली रहती थी। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट के ऊपर का भाग, मोटे खुरदुरे काले बंद गले का जो ऊपर का भाग है, बटन टूट जाने के कारण खुला था। बटन टूट जाने के कारण खुला था। देखिए कितनी सादगी थी उनकी ज़िंदगी में। राष्ट्रपति होने के बाद भी ऊपर का बटन टूट गया तो वो खुला का खुला ही है शर्ट, और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था, और घुटने तक के उनका कोट जो है वो बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे। सर्दियों के दिन होने के कारण पैरों के अंदर जूते भी थे और मोजे भी थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। और क्या था? कैसे थे? कोट भी था, धोती भी थी, लेकिन सब में स्वच्छंदतावाद था। कुछ भी मैचिंग नहीं था, सब अपोजिट था, सब अपनी अपनी तरह से आजाद थे। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। उनके जूतों के ऊपर मिट्टी की परत जम गई थी, थर जम गया था मिट्टी का, तो उसकी वजह से न जूतों का कलर पता चलता था और न ही मौजों का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। आज़ादी के ज़माने में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, उस वक्त में सब लोगों ने गांधी टोपी को पहनना शुरू किया। तो आज़ादी के बाद भी आज तक भी कई लोग गांधी टोपी पहनते हैं। गांधी टोपी की स्थिति और विचित्र थी, खराब थी। कैसी थी? उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी। जो टोपी थी उसकी जो ये नोक है वो नोक यहाँ तक खिसक आई हुई थी, और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी, और टोपी की जो कोर थी वो माथे के ऊपर लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बड़ी ही हड़बड़ी में, बड़ी ही जल्दी में कपड़े पहने हैं या कपड़े पहनते हुए वो चले आए हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया। जो चीज़ जिस पोजीशन में रह गई वो आखिरी तक भी उसी पोजीशन में रही। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। उनकी जो मुखाकृति थी, उनका जो मुख था, उनका जो मुखड़ा था वो ऐसा था, उसको देखने के बाद ऐसा लगता था जैसा हमने इनको कहीं तो भी पहले देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया है। बहुत सारे व्यक्ति जो है उन्होंने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार देखे तो उनको ऐसा लगा कि इसके पहले भी उन्होंने उनको देखा है। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। लेखिका ने बहुत गौर किया उनके ऊपर, कैसी क्या बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखने के बाद हर कोई ये सोचता है कि मैंने इनको पहले कहीं तो भी देखा है करके। तो इसके पीछे क्या वजह है? राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, लेखिका कहती है कि राजेंद्र बाबू की सिर्फ मुखाकृति ही नहीं, सिर्फ मुख ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में
एक सामान्य भारतीय जन की आकृति की गठन की छाया थी। उनका जो पूरा शरीर था, उनकी इस पूरे शरीर की जो बनावट थी, वो बनावट ही ऐसी थी जैसी एक भारतीय नागरिक की होती है। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था, और जब भी कोई आदमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखता तब उसको कोई न कोई भारतीय याद आ जाता और वो उसके जैसे दिखते थे, और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। और वो इस बात का अनुभव करता था, इस चीज को महसूस करता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखने के बाद कि मैंने इनके जैसा कोई आदमी देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। वो अपने वेशभूषा में भारतीय कृषक कहते हैं किसान को, भारत के किसान का प्रतिनिधित्व करते थे। हमेशा भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व किया करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, उनकी जो प्रतिभा थी, उनका जो टैलेंट था, उनकी जो बुद्धि थी, उनका जो माइंड था, उस माइंड के साथ साथ उनके अंदर संवेदना भी थी। उनके अंदर सोचने समझने की, महसूस करने की सलाहियत भी थी। वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी, और वही चीज उनकी सामान्यता को, सामान्य आदमी थे ना वो, एक जनरल नागरिक के जैसे रहते थे, और इसीलिए उसको गरिमा प्रदान किया करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है। व्यापकता, बड़ा दिल था उनका, बड़े व्यापक थे, बड़े सोच वाले थे, और ये व्यापकता ही उनकी क्या थी? यही उनकी शपथ थी। परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है, और यही व्यापकता जो उनकी संवेदना होती है, यही संवेदना में क्या करती है? वो संवेदना के अंदर गहराई बनाकर रखती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भाग 1 अनोखे राष्ट्रपति का ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अनोखे राष्ट्रपति भाग 2 में।